नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अभी मामला जो चल रहा है कि विधानसभा सत्र में मैंने आप लोग से कहा था कि अपने अपने जो रिलेशन वालों के जान पहचान में, खुद के जान पहचान में, या फिर आपके जो अपने विधायक हों या फिर आपके क्षेत्र से जो मंत्री हों, उनसे सवाल उठाने के लिए वर्तमान जो सत्र चल रहा है उसमें मैं नहीं जानता हूँ कितने लोगों ने काम किया है इस पे, कितने लोगों ने अपने विधायकों से मिला है या अपने रिलेशन वालों को कहा था मिलने के लिए, लोग मिल पाए या फिर सवाल उठा पाए। कम से कम उनको अवगत कराना ज़रूरी था कि आपको बढ़ा हुआ डीए 53% नहीं मिल रहा है अब तक, बढ़ा हुआ एचआरए जो 4 से बढ़ के 5, 6 से बढ़ के 7.5, 8 से बढ़ के 10 और 16 से बढ़ के 20 हुआ है, ये अब तक नहीं मिल रहा है। और टीआरई 1-2 को जो इंक्रीमेंट लगा वो भी अब तक नहीं मिल रहा है। तो मैंने आप लोग से कहा था कि कम से कम सदन में सवाल उठवाइएगा, उनको बताइएगा और इन चीज़ों से उनको अवगत कराइएगा। कम से कम मुझे भी इन्फॉर्म करिएगा कि आप लोगों ने किन किन से बात किया है। तो सिर्फ आप व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, एक आध दो आदमी हैं जो बातें कर सकते हैं या किए भी हैं, लेकिन काम आपसे हो नहीं पा रहा है। सिर्फ एक दो आदमी के भरोसे बैठे हुए हैं, और जब वो कुछ कर रहा है तो उसमें कि नहीं ऐसा मत करिए, उस समय खुद ही आप बहुत ज़्यादा जानकार बन जाते हैं। इसलिए मैंने उन मुद्दे पे बोलना ही छोड़ दिया है। जो भी चीज़ें कह रहा हूँ वो आपसे होता नहीं है या आप कर नहीं पाते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैंने कर दिया है उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको लगता है नहीं बस यही हो जाए तो अच्छा है, अब बेहतर नहीं बनाइए, नहीं तो और ख़राब हो जाएगा। हालांकि मैंने 22 फरवरी को नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा को लिखा था, जो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, बीपीएससी टीआरई 1-2 को 53% टीए नहीं मिल रहा है और बढ़ा हुआ एचआरए नहीं मिल रहा है, इस संबंध में मैंने लिखा था उनको और उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं किसी न किसी विधायक के द्वारा इस सवाल को उठवाऊंगा। और रिसेंटली आज भी मैंने उनको एक लेटर लिखा है कि बीपीएससी शिक्षकों को वेतनमान देने को लेकर के, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर पीआरटी हो, सरकार क्या रुख अपना रही है, क्या सोच रही है, अपना मंतव्य स्पष्ट करें। क्योंकि आप दो दो एग्ज़ाम पास करके आए हो और बीपीएससी से जो लोग भी पास करके नौकरी कर रहे हैं, लगभग जिस जिस क्षेत्र में वो नौकरी कर रहे हैं सबको वेतनमान मिल रहा है। तो फिर बीपीएससी शिक्षकों के साथ ये दोहरा रवैया क्यों? सरकार इनको अनदेखी क्यों कर रही है? एक बड़ा सवाल है। या इतने कठिन मेहनत करके, दो एग्जाम पास करके आप टीचर बनते हो, और आज के दौर में पीजीटी टीजीटी के लिए 44-45 हज़ार रुपया बहुत मायने नहीं रखता है इतने महंगाई में। अभी कायदे से देखा जाए तो 35 से 38 के बीच में जो पीआरटी को वेतनमान पैसे मिल रहे हैं इन हैंड, वो बहुत बड़ी रकम नहीं है। इतने में वो सर्वाइव करना उनको मुश्किल हो जाता है, और भी सुदूर 500-700 इलाके में, 500-700 किलोमीटर दूर अपने परिवार से रह करके अध्यापन कार्य कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। कहीं भी इस तरह का, पूरे इंडिया में कहीं भी इस तरह का जो वहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन से जो पास हो रहे हैं उनका पेमेंट नहीं है। और एक अलग तरह से कैडर बना दिया गया है। आखिर कैडर क्यों बनाया गया? और यहाँ तो लोग, नौकरी की कमी है, विवश है, जैसे मिला जो मिला लोगों ने ज्वाइन कर लिया। यहाँ तक कि पूर्व का इतिहास आप देख लीजिए, पहले के जो शिक्षक हैं उनको 1500 में भी मिला था तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन नौकरी है नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी किसी ने मजबूरी में ज्वाइन किया, भले ही वो कितने भी टैलेंटेड हो, तो आप उनकी अनदेखी करेंगे। इसलिए सरकार को वेतनमान देना होगा।
ये लड़ाई लड़ा जाएगा, सबको मिल करके लड़नी होगी, नहीं तो ऐसे ही शोषण होता रहेगा। जितने महीने बीत रहे हैं, पीआरटी वालों को 30,000 और 35 से 40,000 पीजीटी और 40 से 45,000 पीजीटी वालों का। हर महीने आपका इतना नुकसान होता जा रहा है। जब तक आप लड़ाई जीत नहीं लेते हैं और आपका वेतनमान या पे मैट्रिक्स लेवल के अनुरूप वेतन आपको मिलना शुरू नहीं हो जाता है। इसीलिए लड़ना तो पड़ेगा साथियों। सरकार भी अपना मंतव्य क्लियर करें। और अभी तो विधानसभा सत्र शुरू हुआ है, जा कर के आप बात करें अपने विधायकों से, वो सवाल उठाएं, उनको भी इन चीज़ों से, इन मसलों से अवगत कराएं आप। और साथ में जो डीए है, एचआरए है, इंक्रीमेंट है, उनके बारे में भी बताएं। ये तो अलग मसला है। दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने पूछा है कि जैसे अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, कई सारे जो हिंदुइज्म को मानने वाले हैं उनका उर्दू स्कूलों में पोस्टिंग हो गई है। कुछ ऐसे सुदूर इलाकों में जहाँ वो अनकम्फर्ट महसूस कर रहे हैं, वहाँ उर्दू स्कूल फ्राइडे को बंद होता है, जबकि वो हिंदुइज्म में विश्वास करते हैं। तो उनके लिए बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ होती हैं। सरकार को भी ये सोचना चाहिए था कि कम से कम उर्दू स्कूलों में उनको नहीं भेजें, क्योंकि वहाँ का शेड्यूल ही दूसरा होता है। इस मसले से एक साथी ने अवगत कराया है। दूसरा एक सवाल साथी पूछ रहे थे कि अभी जो दूसरी लिस्ट आई थी स्थानांतरण की, उसमें जिनका स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ है, यानी स्थानांतरण नहीं हो पाया है, जहां वो अप्लाई किए थे वहां सीटें खाली नहीं थी, उनको सरकार ने 15 दिन का समय दिया है, पुनः उनसे ऑप्शन मांगा जाएगा। तो एक नए साथी ने सवाल ये किया है कि क्या गलती से जो रह गए थे या जिन्होंने स्थानांतरण के लिए अप्लाई नहीं किया था, क्या वो 15 दिनों के बाद जो पुनः ऑप्शन मांगा जाएगा, क्या सभी के लिए उसमें अप्लाई करने का ऑप्शन होगा? तो वैसे साथी जान ले कि सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने अप्लाई किया है, जिनका स्क्रूटनी में नाम आ चुका है और जो अप्लाई किए थे लेकिन गलती से वहाँ या जिस कारण वहाँ रिक्तियाँ नहीं हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ऑप्शन मांगा जाएगा, उनके लिए नहीं जो अप्लाई नहीं किए हैं। तो इसलिए जो छूट गए सो छूट गए। और बाकी देखिए अब नेक्स्ट लिस्ट कब तक आता है। और मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक जब कैंसर पीड़ित का ही सही से क्लियरेंस नहीं किया गया है शिक्षा विभाग द्वारा स्थानांतरण के मामले में, तो दूसरा जो पहला फेज़ में जो 4 भाग किया गया था, उसमें पहला फेज़ ही क्लियर नहीं हो तो दूसरा कैसे उस पर काम शुरू हो पाएगा। फ़िलहाल जो मैंने आपसे कहा था कि पे लेवल को लेकर के, पे मैट्रिक्स लेवल, वेतनमान को लेकर के चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, बातें बढ़ाई जाए, तो वो चीज़ें आगे बढ़ रही है। आप लोग के पास इन चीज़ों को लेकर के जो भी जानकारी हो, जो मुझे बताना चाह रहे हो, वो मुझसे शेयर करें, ताकि जो आगे चल कर के केस की ड्राफ्टिंग होगी उसमें उन चीज़ों को हम सम्मिलित कर सकें। और इन चीज़ों को भूल जाइए। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप प्रोबेशन पीरियड में हैं। आपको लग रहा होगा कि बहुत जल्दी है, हड़बड़ी और जल्दी कुछ नहीं होता है। जब आप लड़ते हैं, सक्सेस होते हैं, वही अंत होता है। चाहे लड़ाई कभी भी शुरू हो और किसी भी माध्यम से शुरू हो। हम टाइम से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या सरकार जिन भी गतिविधियों में हमें लगाती है, चाहे अभी कॉपी चेक करने का मामला हो या फिर मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम में ड्यूटी लगाती है, तो वहाँ हम अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जिसे हमें बनाए रखने की ज़रूरत है। बाकी प्रोबेशन पीरियड कुछ होता नहीं है। और अपने अधिकार के लिए कहाँ कहा गया कि आप नहीं लड़ सकते हैं। जब हमारा खास करके शोषण हो रहा हो, बहुत ही विकट परिस्थिति में हम नौकरी कर रहे हैं और पेमेंट इतना मिल रहा है कि जिसमें सर्वाइव करना आज के दौर में मुश्किल हो रहा है,
इसलिए साथ आइए, मिल कर के लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे। हम लड़ सकते हैं अच्छे से, लेकिन जैसे ही फिर विभेद आएगा कि अभी क्यों कर रहे हैं, बाद में देखिएगा, अभी प्रोबेशन पीरियड है, इस तरह से क्या होता है कि कमज़ोर होती हैं चीज़ें, बिखराव आता है लोगों में। लोग का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको कुछ लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि स्थानांतरण मामले में हुआ। अब मेरा फोकस, मैं फिर कह रहा हूँ, उतना फोकस स्थानांतरण को लेकर के नहीं है जितना फोकस था और मैं जो काम कर रहा था। तो जो लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए हैं हमसे ज़्यादा, शायद मेरी जानकारी उतनी नहीं थी, उन लोगों ने सरकार के मंतव्य को भी जान लिया था पहले ही। कोर्ट से भी उन लोगों ने जानकारी ले ली थी कि क्या होगा, तो उन लोगों ने कहा कि केस नहीं करिए। तो शायद वो लोग अच्छे से संभाल पाएंगे स्थानांतरण को, देख पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करा पाएंगे। इसलिए मैं वेतनमान मामले को देखने लगा हूँ, या फिर इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। और हो सकता है कि इन मामलों में भी वो ज़्यादा एक्सपर्ट हो, तो मेरा काम ही ख़त्म हो जाएगा। फिर तो मैं 2 मामलों को लेकर के आया था, स्थानांतरण और वेतनमान को लेकर के। स्थानांतरण में कम से कम कोई ये नहीं कह सकता कि हमने काम नहीं किया। स्थानांतरण खुलवा जरूर दिया है, और 15-20 हज़ार लोगों का स्थानांतरण हो जाएगा अंत तक। ये अंत कब होगा ये कह नहीं सकता हूँ। एक साथी ने कहा था कि RTI डाल करके ये जान लें कि कब तक सरकार स्थानांतरण करेगी। तो RTI इस मामले में कम से कम नहीं डाल सकते हैं आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। आप RTI डाल करके देख लीजिएगा, क्योंकि RTI जवाब एक धारा के अंतर्गत मिलती है और स्थानांतरण उस धारा में नहीं आ रहा है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या हो सकता है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ। अगर आप वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल के अनुरूप वेतन मिलने के फेवर में हैं, अब चाहते हैं कि ये लड़ाई शुरू हो, कोर्ट तक केस को ले जाया जा सके, उसकी ड्राफ्टिंग अच्छे से हो सके, तो आप जुड़िए मेरे साथ। आगे देखते हैं क्या बेहतर हो सकता है। अगर BPSC शिक्षकों को वेतनमान नहीं मिलता है तो फिर ये सही नहीं होगा BPSC शिक्षकों के लिए। फिर आपका इतना मेहनत करके और BPSC के द्वारा चुने जाने के बाद शिक्षक बनने का कोई औचित्य नहीं है। ये तो फिर वैसे ही हैं कि 1500 पे चुने गए लोग, विभिन्न निकायों से आकर के लोग आज आपके पैरेलल खड़े हो गए हैं, तो फिर आपके BPSC से टीचर बनने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। फिर कह रहा हूँ, जितना दिन भी जो भी काम किया हूँ पूरी ताकत और पूरी ईमानदारी के साथ किया हूँ, चाहे वो ट्रांसफ़र मामले में हो। इसलिए वेतनमान मामले में भी लड़ेंगे तो पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, और जिन चीज़ों को छोड़ दूंगा फिर छोड़ दूंगा। फिलहाल इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जुड़िए। मैं अशोक क्रांति। थैंक यू।